नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो एंशंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर फिफ्थ है। यूनिट नंबर फिफ्थ, जिसके अंदर हमें कौटिल्य का थ्योरी ऑफ स्टेट या राज्य के सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इसमें केवल और केवल हमें कौटिल्य के थ्योरी ऑफ स्टेट वाले थीम को पढ़ना है। देखिए, कौटिल्य ने बहुत सारे चीज़ों पे लिखा है, राज्य के बहुत सारे आयामों पे लिखा है, फॉरेन पॉलिसी पे लिखा है, मगर यहाँ पे केवल और केवल हमें थ्योरी ऑफ स्टेट्स को डील करना है। अ, आप सभी जानते होंगे कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य रहे हैं। और इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, पुस्तकें हैं, जिसमें से एक है चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, और दूसरा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ये इनकी पुस्तक है। आज की जो वर्तमान संदर्भ में जो अर्थशास्त्र का जो मीनिंग है वो इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र से है, मगर यहाँ पे है पॉलिटिक्स प्लस में इकोनॉमिक्स, बल्कि पॉलिटिकल। अब देखिए, जो हमें ये जो थ्योरी ऑफ स्टेट है जो हमें पढ़ना है, ये जो थ्योरी ऑफ स्टेट है ये हमें मिलता है अर्थशास्त्र से। ये हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। अब देखिए, जो अर्थशास्त्र है यहाँ पे, ये लगभग लगभग ये मान के चलिए 15 बुक्स की सीरीज है। मतलब 15 बुक्स आएंगी और लगभग लगभग 150 चैप्टर्स हैं। अगर हम देखें, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो लगभग 4th या 5th सेंचुरी बीसी में लिखा गया है, जो कि एक बहुत ही प्रभाव या अत्यधिक प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है। एक हाईली इन्फ्लुएंशियल ट्रीटाइज है ऑन इंडियन पॉलिटिकल साइंस या इंडियन पॉलिटी पे। और देखिए, जो अर्थशास्त्र है वो किस किस चीज़ों को कवर करता है। वो सबसे पहले क्या करता है, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, मोनार्कल स्टेट कैसे होगा, यानी रा, राज प्रशासन कैसा होगा, गवर्नेंस प्रशासन किस तरीके का, और जो मोनार्कल स्टेट है, जो राज्य है, जो राजतंत्र है, वो किस तरीके का होगा। इन सभी चीज़ों को वो कवर करता है। और देखिए, हम सब देखते आए हैं, देखिए जो इंडियन फिलॉसफी है, जो इंडियन जो थॉट है, उसका अंतिम जो गोल है या अल्टीमेट गोल क्या है कि धर्म को परस्यूट करना, धर्म के लिए कार्य करना। तो यहाँ पे जो कौटिल्य है वो धर्म के माध्यम से राज्य को किस तरीके से निर्मित कर रहे हैं, या फिर धर्म और दंड, ये दोनों शब्द संभाल के रखिएगा। एक हो गया आपका धर्म और एक हो गया आपका दंड। देखिए, अर्थशास्त्र में जो राज्य के सिद्धांत या जो राज्य की उत्पन्नता के सिद्धांत मिलते हैं, उसमें देखिए सबसे प्रमुख बात यही है कि जो मानवता है इसको आगे ले जाना है। किससे? मत्स्य न्याय से। ये जो मानवता है, ह्यूमैनिटी अवे फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर, जो मत्स्य न्याय की जो परिस्थिति है, मत्स्य न्याय की जो परिस्थिति है, उससे आगे ले जाना है मानवता को। इसीलिए राज्य का सिद्धांत का यह राज्य की गणना हुई। और यहाँ पे जो कौटिल्य है वो इसी चीज को आगे ले जा रहे हैं कि देखिए, हमें मत्स्य न्याय से आगे बढ़ना है। दूसरा क्या है कि जो नागरिक है वो अपने धर्म का पालन करें, और साथ ही साथ अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या उनके पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट्स हो वो उपलब्ध कराया जाए। देखिए, अर्थव्यवस्था को सुचारित रूप से चलाने के लिए जो जितना भी उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि अगर हम देखें, प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो
कौटिल्य अपने राज्य के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले कि लोग जो जितने भी नागरिक हैं अपने धर्म का पालन करें, और दूसरा जो भी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सुरक्षित रहे। इसलिए राज्य का गठन राज्य का उद्भव हुआ है। और इसके अंदर जो जो स्वामी है, देखिए यहाँ पे जो कौटिल्य है वो हमेशा स्वामी वर्ड का यूज करते हैं, राजा का नहीं यूज करते हैं। स्वामी, स्वामी से आगे हम देखेंगे इसका बेसिकली ये मान के चलिए कि मास्टर, जिसको किंग भी लिखा जाता है, बट यहाँ पे देखिए जो किंग है उसको ये धर्म की रक्षा करने के लिए उसको लाया गया है राज्य के शीर्ष पे। तो जैसे कि जो कौटिल्य का जो राजा है, जो स्वामी है, जो जिसका ये प्रयोग करते हैं, वो क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए रहेगा। देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि केवल और केवल राजा का वर्चस्व को बनाना है, बल्कि जो कौटिल्य का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत वृहद है, कि एक ऐसी वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करनी है जहाँ पे लोग अपने धर्म का पालन कर सके, स्वधर्म का पालन कर सके, और अपनी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर कर सके। और उसी प्रकार स्टेट के अंदर बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस, ऐसे समूह होते हैं जो राजा है या जो स्वामी है उसके ऊपर नियंत्रित या फिर उसके काम को रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पे केवल और केवल राजा की जो स्वामी है उसकी केवल राजशाही को क्रिएट नहीं करना है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें जो व्यक्ति है अपने स्वधर्म का आराम से पालन कर सके। जैसे कि बताया गया कि जो अर्थशास्त्र है लगभग 15 बुक और 150 चैप्टर्स की बुक है। 15 स्मॉल बुक, मतलब सबको मिला के एक अर्थशास्त्र बनता है, जिसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का टैक्स होना चाहिए, किस तरीके का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है स्टेट का, या फिर जो इंटेलिजेंस, जैसे वर्तमान में देखेंगे कि भारत की रॉ है, सीबीआई है, तो वैसी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स की बात करी गई है। तो इन सभी पुस्तकों में अलग अलग विषयों पर व्याख्यान मिलता है कौटिल्य के द्वारा। अब आइए शुरू करते हैं इंट्रो। देखिए जो कौटिल्य का जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कंटेक्स्ट क्या है। देखिए ये जो कंटेक्स्ट है जो कौटिल्य जिस समय है, यहाँ पे जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स है, यानी जो गणराज्य वो मौजूद है, मतलब छोटे छोटे गणराज्य हो गए जैसे वैशाली हो गया, और भी बहुत तरीके के। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा है 4th सेंचुरी BC में, कि जो अलेक्जेंडर है जो पूरे विश्व को जीतने के लिए जो निकला हुआ है वो भारत की तरफ देख रहा है। दूसरा क्या है, अगर हम देखें जो ये जो छोटे छोटे गणराज्य वो कौन कौन से हो गए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ अग्रसेनीज है, कंबोज इन वेस्ट है, ठीक है, पांचाल्स इन नॉर्थ है, और भी गणराज्य। तो कौटिल्य इस टाइम पीरियड में रह रहे हैं। और देखिए कौटिल्य एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं कि ये जो अलेक्जेंडर है, ये जो सिकंदर है, इसको किस तरीके से रोका जाए। और कौटिल्य इस बात को समझ गए कि देखिए जो भारत है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी एक ऐसी महाशक्ति नहीं है जो एकदम सेंट्रलाइज है, केंद्रीकृत है, और वो बाहर वाले से लड़ ले। और भारत में क्या है, बहुत सारे गणराज्यों में बटा हुआ है। तो इस चीज को समझते हुए वो यही मान के चल रहे हैं कि अगर अलेक्जेंडर के सक्सेशन को या फिर उसकी जीत को हराना है, उसकी सफलता को कम करना है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड इंडियन एम्पायर की जरूरत है, एक भारतीय साम्राज्य की जरूरत है, जिसे वो मौर्यन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। और कौटिल्य इस बात को
की तरफ कृतज्ञ थे कि वो ये चाहते थे कि ये जो स्ट्रॉन्ग नेशन है या जो स्ट्रॉन्ग स्टेट है, केवल यही सिकंदर के जो या जो उसका जो मिशन है कि पूरे विश्व को जीतना, उसको डिफीट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कौटिल्य के। स्ट्रॉन्ग स्टेट स्ट्रॉन्ग। और कौटिल्य ने देखा कि जैसे भारत से पहले के जो राज्य हैं, जो जो पोरस हो गया, जो भी आज के मॉडर्न टाइम में अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान या पाकिस्तान वाला जो एरिया है जहाँ पे जो सिकंदर है पहुँच चुका है, तो वो ये चाहते थे कि ये जो हिस्ट्री है इसे दोबारा नहीं दोहराई जाएगी कि हम छोटे छोटे राज्यों में बटे रहें या गणराज्यों में बटे रहें। हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की जरूरत है। और इसी संदर्भ में जो कौटिल्य हैं, ये मौर्यन एम्पायर को सपोर्ट, एक तरह से मदद करते हैं कि किस तरीके से एक सेंट्रलाइज सिस्टम को क्रिएट करा जाएगा, एक सेंट्रलाइज स्टेट क्रिएट करा जाएगा जो कि डिफरेंट होगा जो गणराज्य मौजूद हैं उस समय। इसी के रिजल्ट में देखिए जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो फोकसेस ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन गवर्नेंस इन मोनार्कियल स्टेट। कि देखिए जो अर्थशास्त्र की परिधि है वो यही है कि किस तरीके से इस स्ट्रॉन्ग स्टेट को क्रिएट करा जाए और किस तरीके से हम इसमें गवर्नेंस कर सकते हैं और ये किस तरीके से इसको और आगे ले जा सकते हैं। और वही फिर दोबारा से वो जो दो पैरामीटर हैं धर्म और दंड, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टेट करना है तो आप इन दो प्रिंसिपल्स को आप भूल नहीं सकते। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमें समझना है इस पीरियड को कि देखिए ये जो समय है, देखिए यहाँ पे वैदिक फिलॉसफी बहुत हद तक एक तरह से सामान्यकरण में है, मतलब बहुत प्रचलित है। और देखिए वैदिक फिलॉसफी का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल मोक्ष के लिए आप पूरा फोकस रहे। देखिए जो वैदिक फिलॉसफी है वो दोनों चीज़ को साथ लेके चलती है कि एक जो आपका जो मटेरियल लाइफ है और दूसरा स्पिरिचुअल लाइफ है, या फिर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कि वैदिक दर्शन मानव अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं पर जोर देता है, केवल एक पे नहीं देता। वो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, इंजॉयमेंट और रिनंसिएशन दोनों की बात करता है, भोग और त्याग दोनों की बात करता है, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति। और जो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो एंशियंट इंडिया का जो इस समय का जो सोसाइटी है, जो संदर्भ है, वो क्या है, बहुत रैशनल है, बहुत साइंटिफिक है। आप सब देखेंगे कि इस टाइम पे कितनी सारी रचनाएं हो रही हैं, नॉलेज है, मैथमेटिक्स का ज्ञान है, कॉन्सेप्ट्स लाइक शून्य, जीरो एंड डेसिमल सिस्टम, ये कहां से निकल के आ रहा है? ये सारा वैदिक सिविलाइजेशन से ही निकल के आ रहा है इस टाइम का। तो हम कह सकते हैं कि द एथिक्स ऑफ रैशनैलिटी इज फंडामेंटल इन मैनी एंशिएंट धार्मिक टेक्स्ट। कि देखिए जो रैशनैलिटी है और दूसरा क्या है, नैतिकता, ये हर पुस्तक में आपको मिलेगी, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उस टाइम की। और यहीं पे इन सब का यूज करते हुए जो अर्थशास्त्र है वो इसी चीज की वकालत करते हुए अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ शासन कला में तर्क के अनुरूप वकालत कैसे करते हैं। मतलब यानी कि अर्थशास्त्र क्या कर रहा है कि ये जितना भी ये जो रैशनल जो साइंस है, क्या हम इससे कोई स्टेट क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम इन सभी चीज़ों को प्रयोग करते हुए हम कोई स्टेट का निर्माण कर सकते हैं रैशनल वे में, एक तार्किक वे में, या फिर एक बौद्धिक तरीके से क्या हम ये राज्य का निर्माण कर सकते हैं? इन सब की बात कौटिल्य करते हैं। तो ये तो हुआ सोसाइटी का। अब देखिए अगर कौटिल्य का थोड़ा सा अगर आपको समझना है कि कौटिल्य है कौन, देखिए कौटिल्य क्या है,
एक व्यक्ति हैं जो कोटिल गोत्र के हैं, इसीलिए उनका नाम कौटिल्य रखा गया। उनके फादर्स जो है उनका नाम है चाणक्य, ठीक है, जो कि आगे मदद करते हैं इनकी पढ़ने में। और क्या है, कौटिल्य ने जो ये जो अर्थशास्त्र को पूरा लिखा है, ये ग्रंथ के टर्म्स में या फिर एक ग्रंथ की शैली में, वो कब लिखा है कि जब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो टाइम पीरियड में जब ये चीफ मिनिस्टर थे, अपने जितने भी टेक्निक, प्रैक्टिस, अपने अनुभव, अपने प्रैक्टिकलिटी, इन सब का समावेश इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किया है कि किस प्रकार इन्होंने अपने राज्य का सृजन करा है और एक मजबूत या फिर एक शक्तिशाली स्वामी की किस तरीके से इन्होंने स्थापना करी। जैसा कि हम सब ने अभी तक जितना भी देखा, देखिए ऑथरशिप और टाइम पीरियड में हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि ये किस टाइम पीरियड पे लिखा गया था, एक पर्टिकुलर डेट क्यों नहीं है, ये सब अभी भी समस्या बनी हुई है। और जैसा कि बोला जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वो पहले एक ट्रेडिशन होता था, कैसे ये अलग है, तो अभी भी इस पे वर्क चल रहा है। कौटिल्य एक ही व्यक्ति था या फिर कौटिल्य नाम का एक ट्रेडिशन था जो अर्थशास्त्र में लिख रहा था, तो ये सब अभी डिबेट का विषय है, बट ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है यहाँ पे। अब इसको एक बार हम फ्रेमवर्क ऑफ अर्थशास्त्र देखें। देखिए जो अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए अर्थ का क्या मीनिंग होता है। अर्थशास्त्र का जो यहाँ पे जो मीनिंग है जो अर्थशास्त्र का, वो ये है कि साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थ का मतलब होता है धन। साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ अर्थ, साइंस ऑफ पॉलिटी, इन सब से अभिप्राय है। और ये जो बुक है जो अर्थशास्त्र, ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि 15 बुक्स में डिवाइडेड है। और ये 15 बुक्स कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करती है, कोई स्टेट को कवर कर रहा है, कोई टैक्सेशन को कवर कर रहा है, कोई लॉ को कवर कर रहा है, कोई डिप्लोमेसी को है, यानी कोई कराधान, कानून, कूटनीति, सैन्य रणनीति, इकोनॉमिक्स इत्यादि को। और यहाँ पे जो अर्थशास्त्र जो एडवोकेट करता है वो रैशनल प्रिंसिपल्स को एडवोकेट करता है कि हम राज्य का जितना भी मामले हैं या राज्य का जो संचालन है, जो कंडक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वो बहुत रैशनल मैनर में करेंगे, रैशनल एथिकल मैनर में करेंगे। ये डिफरेंट कर देता है और बाकी मनु और बृहस्पति शुक्र के राज्यों से, कि देखिए वो कहीं ना कहीं हद तक वो डिवाइन थ्योरी को यूज करते हुए अपने राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। और वहीं पे जो कौटिल्य है वो बहुत रैशनल आउटलुक, रैशनल एथिकल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस तरीके से अपने राज्य की परिकल्पना करते हैं या स्टेट क्राफ्ट को उसके ऊपर सिद्धांत देते हैं, राज्य नीतियों के ऊपर, राज्य की नीतियों के ऊपर। और वो जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक समरूपता की बात करते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं, कि जो समान आचार संहिता की बात करते हैं, एक सभी के लिए एक कानून की बात करते हैं। और देखिए जो अर्थशास्त्र का जो बेसिस है, हम अगर बोले कि द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इज नॉलेज, ठीक है, जो गुड गवर्नेंस का जो बेसिस है वो क्या है, आपका नॉलेज है। एंड जो अर्थशास्त्र है वो इस नॉलेज को 4 भागों में बांटता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इज नॉलेज, कि हम जो सुशासन है वो केवल ज्ञान के आधार पर ला सकते हैं। और ये कौन से ज्ञान होने चाहिए, ये किस चीज की नॉलेज होने चाहिए, तो वो 4 भागों में डिवाइड करते हैं नॉलेज को। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि दंड नीति और अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य के पहले से शुरू से ही आ रहे हैं, ठीक है। दंड नीति जो भृगु इनके जनक माने जाते हैं और अर्थशास्त्र के अंगिरस।
फिर इनके बाद बृहस्पति, और भृगु के बाद शुक्राचार्य। तो देखिए यहाँ पे तो ये दोनों ट्रेडिशन है, दंड नीति और अर्थशास्त्र। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक नॉलेज का फॉर्म दंड नीति भी है, दूसरा अर्थ को भी इन्होंने ले रखा है। तो यहाँ पे जो कौटिल्य वो कैसे डिफरेंट हो जाते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं, ये दंड नीति भी जरूरी है, अर्थशास्त्र भी जरूरी है, प्लस कौटिल्य एक नया लेके आते हैं डोमेन अन्वीक्षिकी का, अन्वीक्षिकी, और दूसरा त्रियी। अब देखिए किस तरीके से ये जो बोल रहे हैं कि गुड गवर्नेंस का जो बेसिस होगा वो नॉलेज होगा, और वो जो नॉलेज है वो 4 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो 4 चीजों का, 4 संदर्भों का हमें ज्ञान होना चाहिए, 4 ब्रांच ऑफ नॉलेज का हमें ज्ञान होना चाहिए। कैसे कैसे? सबसे पहले बात करते हैं अन्वीक्षिकी की। अन्वीक्षिकी का मतलब यही है कि आर्ट ऑफ थिंकिंग, यानी जो विचार करने की एक शैली, मतलब आप सोच सके, एक कला जिससे आप सोच सके, एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की बात करें, एक बौद्धिक थिंकिंग की बात करें। दूसरा वो बोल रहे हैं त्रेयी। त्रेयी का मतलब यहां पे है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, देखिए शुरू में जो होता था वो 3 वेदों को माना जाता था। ये जो बाद में अथर्ववेद आया है, मगर शुरू में 3 वेद, जैसे आप सब कई लोगों के नाम सुनते होंगे, एक टाइम पे पहले 2 वेद होते थे तो द्विवेदी हो गए, जो 3 वेद पढ़ते थे वो त्रिवेदी हो गए, और जो 4 वेद पढ़ते थे वो चतुर्वेदी हो गए। तो इस तरीके से सरनेम्स भी होते थे। तो शुरू में कौटिल्य के टाइम पे 3 त्रेयी बोला जाता था कि 3 वेदों का ज्ञान, बाद में चौथा वेद इंक्लूड हुआ। जो तीसरा आयाम है वो अर्थ है, और जो चौथा है वो दंड नीति है। देखिए इन सबको मैंने, जो दंड नीति और जो अर्थ है, ये अर्थशास्त्र है और दंड नीति है, इसको मैंने बृहस्पति वाले लेक्चर में भी कवर करा था। यहाँ पे ये समझिए कि जो 2 स्कूल ऑफ थॉट है, ये दंड नीति और अर्थशास्त्र, ये पुराने हैं, और इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र की परंपरा को, जो अंगिरस ने शुरू करा था, बृहस्पति ने उसमें ऐड करा है, उसके बाद कौटिल्य इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और कौटिल्य किस 2 नए आयाम लेके आते हैं, एक अन्वीक्षिकी और एक त्रेयी। अन्वीक्षिकी का मैंने क्या बताया, आर्ट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इसको समझिए कैसे। देखिए शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि हमें अगर गुड गवर्नेंस लेके आना है या फिर हमें शासन स्थापित करना है, तो इतने अच्छे अच्छे नियम कानून बना दो और केवल उसको फॉलो करें लोग। ठीक है, इससे हम राज्य को चला सकते हैं। फिर जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो अर्थशास्त्र, वो ये बोलता है कि ठीक है, हमें दंड नीति की तो जरूरत है ही है कि लोगों को पनिश करना है उनके जो अमानवीय व्यवहार से, मगर दूसरा हमें क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो अर्थ की बात करेंगे हम, मतलब आर्थिक नीतियों की बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र किसको यूज करता है, दंड नीति प्लस में अर्थ को। और जो कौटिल्य है वो इन दोनों को आगे बढ़ाते हुए वो अन्वीक्षिकी के बोलते हैं कि ये जो अर्थ नीति है, इसमें जो नीति को निर्माण करना है वो अन्वीक्षिकी के आधार पे होगा। अन्वीक्षिकी क्या है, एक तरह से फिलोसॉफिकल एक फ्रेमवर्क है, या फिर एक आर्ट ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड कराएगा जो दूरदृष्टि हो। देखिए इसको इस तरीके से देखिए, 2 दृष्टि होती है, एक होती है सर्प दृष्टि और एक होती है गरुड़ दृष्टि। सर्प दृष्टि और गरुड़ दृष्टि। देखिए जो सांप है वो केवल अपने प्रेजेंट को देख सकता है, अपने सामने की चीजों को देख सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्प दृष्टि को। जो ऐसे लोग भी होते होंगे जो केवल आज का देख रहे, आगे का नहीं देख रहे, फ्यूचर का नहीं देख रहे, तो वो क्या है, सर्प दृष्टि है। ठीक है, केवल उनको अपना अपना दिखाई दे रहा है। एक होती है गरुड़ दृष्टि, जो व्यक्ति आज से 5 साल होने की चीजों पे भी देख सकते हैं कि हाँ 5 साल बाद ऐसा होगा। जैसे अब मान के चलिए, जैसे बिजनेसमैन्स हो गए, जैसे मुकेश भाई अंबानी हो गए, या फिर जो
अडानी हो गए, टाटा हो गए, ये कौन लोग हैं? ये गरुड़ दृष्टि वाले। वो ये आज की बात नहीं कर रहे, वो छोटी छोटी चीजों पे नहीं देख रहे, वो बड़ा चीज देख रहे, वो गरुड़ दृष्टि है, उनकी बड़ी दृष्टि है। तो अनविक्षिकी इसी की बात करता है, गरुड़ दृष्टि की बात करता है। ठीक है, वो आगे ऐसी सोच, ऐसा बौद्धिक स्तर जिससे हम आगे की समस्या को भी भाप ले, उसको कवर कर ले। त्रेयी, तीनों वेदों का ज्ञान, ये नॉलेज का बेसिस है। कौटिल्य जो बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए जो बेसिस होगा वो नॉलेज होगा, और ये चार चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अब इसी चार चीजों का ज्ञान किसको होना चाहिए? आपके स्वामी को होना चाहिए। स्वामी का मतलब यहाँ पे क्या है? मास्टर्स या फिर राजा जिसको बोलते हैं। मगर आप अपने एग्जाम में जब भी लिखिएगा तो स्वामी वर्ड यूज करिए। यहाँ पे राजा को इन चार चीजों का ज्ञान जरूरी है अपने शासन को स्थापित करने के लिए, या वो जो बड़ा अंपायर है, जो सेंट्रलाइज अंपायर है, उसको क्रिएट करने के लिए। कौटिल्य के टाइम पे राज्य की अवधारणा देखते हैं। देखिए राज्य का अवधारणा क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपने धर्म का पालन कर सके। पहला तो ये हो गया कि टू फैसिलिटेट द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल धर्मा, कि लोग अपने वर्ण में काम करें, अपने अपने स्वधर्म का पालन करते रहे। और दूसरा क्या है कि जो इंडिविजुअल की ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, और दूसरे हाथ पे क्या है, उसको ये मोक्ष की प्राप्ति तक लेके जाए। राज्य का केवल और केवल ये नहीं है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मोक्ष की भी प्राप्त कर ले। ये संदर्भ है उस समय के राज्य का। कि जैसे बोला जाता है कि अगर किसी राज्य में अराजकता होगी तो लोग, जो व्यक्ति हैं, अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धर्म का यहाँ पे मतलब क्या है? अगर धर्म नहीं होगा तो कैसा स्थिति आएगा? मत्स्य न्याय वाला आएगा, या फिर लॉ ऑफ फिश, या जिसे लॉ ऑफ जंगल बोलते हैं, कि जिसमें क्या होता है, जो कमजोर व्यक्ति है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। कि देखिए जो धर्म है ना, वो एक तरह से मत्स्य न्याय का उल्टा है। देखिए मत्स्य न्याय में होता क्या है कि अगर हम समुद्र के अंदर देखें तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। क्या हम समाज को इस आधार पे निर्माण कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। समाज का जो निर्धारण तत्व है वो यही है कि यहाँ पे जो कमजोर व्यक्ति है उसको भी लोग आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वो जंगल की तरह नहीं है कि जो कमजोर है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, नहीं, उसको फैसिलिटेट करा जाएगा। तो इस मत्स्य न्याय से उभारने के लिए राज्य का सृजन हुआ है। और अगर स्टेट नहीं होगा तो क्या होगा? लोग, एक तो सबसे पहले धर्म खत्म हो जाएगा, दूसरा क्या है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो ग्रोथ में मदद करती है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं रहेगा। कोई क्यों इनोवेशन करेगा, कोई क्यों उत्पादन करेगा? पे जो कौटिल्य वो ये बात बोलते हैं कि जो राज्य है उसके पास क्या है, उसके पास दंड है, वो पनिश कर सकता है, वो ये जो समाज में जो अराजकता फैल रही है उसको कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे जो राज्य है उसका दो उद्देश्य है, दो प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करना है। सबसे पहले क्या करना है? फैसिलिटेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ धर्म, कि जो धर्म का पालन हो समाज के अंदर, राज्य के अंदर। और दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अच्छे से उसका आनंद पूर्वक अनुभव कर सके। ठीक है, इंजॉयमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक तो पहला हो गया स्वधर्म का पालन करे, हर व्यक्ति अपने धर्म को पालन करे। दूसरा क्या है कि इंजॉयमेंट ऑफ अलाउइंग इंजॉयमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम देखते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। देखिए जो थ्योरी ऑफ स्टेट है वो क्या है? सप्तांग सिद्धांत के ऊपर है। सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं कि राज्य के तत्व भी बोल सकते हैं या सप्तांग सिद्धांत भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो कौटिल्य है वो सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत में जो राज्य की परिकल्पना करते हैं, सबसे पहले रखते हैं स्वामी को, उसके बाद है अमात्य,
उसके बाद है जनपद, उसके बाद है दुर्ग, उसके बाद है कोश, उसके बाद है 6 नंबर पे जिसको बल भी बोलते हैं और कई बार इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जो पॉपुलर जो टर्म है वो है दंड। आगे हम इसको करते हैं। और जो 7वां है सुरहित है या फिर मित्र भी लिखा जाता है कई बार। तो ये अलग अलग जितनी भी इंटरप्रिटेशंस हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, उसमें अलग अलग, बट ये यहाँ पे ये क्लियर है कि स्वामी जरूर है, स्वामी वो इम्पोर्टेंट है। बल की बात करते हैं वो। तो ये सातों के सातों सिद्धांत आपको याद रखना है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और सुरहित या मित्र। जैसे कि इन सातों नामों से ही समझ में आ रहा हो कि ये 7 अंग की बात कर रहा है, ये 7 एलिमेंट्स की बात कर रहा है। दूसरा क्या है, ये सारे एलिमेंट्स जो जितने भी अंग है, ये जो जितने भी सातों के साथ जो अंग हैं वो सब एक राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। और अगर हम देखें जो यूनान में जो ग्रीक में पुराने टाइम पे जो प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, ये राज्य को किस तरीके से बताते हैं, राज्य को एक बड़े एक ह्यूमन बॉडी के स्वरूप में समझाते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर ये 7 सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा रहा है राज्य को, जिनको अंगों का नाम दिया गया है, या जो प्रकृति भी बोला गया है कई बहुत जगह पे, राज्य की प्रकृति। ये 7 मिलकर ही, और ये कभी एक दूसरे के हमेशा म्यूचुअल रहेंगे, ये हमेशा एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कभी भी एक दूसरे के अलग अलग नहीं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोश, सुरहित या मित्र, ये सब मिल के काम करेंगे। और देखिए ये कहाँ पे मिलता है हमको, दीज एलिमेंट्स आर डिटेल्ड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ अर्थशास्त्र 6th बुक। ठीक है। जो 6th बुक है, जैसे मैंने बताया कि 15 बुक्स हैं, कई पे 16 भी लिखा आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कई जो 15 बुक्स हैं उसमें जो 6th बुक है, जिसमें जो उसका पहला चैप्टर जो नाम है मंडला योनि, ठीक है, उसके अंदर हमें राज्य के सिद्धांत के बारे में पता चलता है कौटिल्य के। तो अब हम एक एक करके हम इनके जैसे जो हो गया हमारा एक जो सबसे पहला जो है कौटिल्य, उसके बारे में बात करेंगे। स्वामी के बारे में।